ओके सो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में जहाँ तक बात की थी, पिछले लेक्चर के एंड में थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू था या कुछ ग्लिचेस थे। आई थिंक वहाँ पर जो हमने बात की थी उसको थोड़ा अच्छे से और रिवाइज कर लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिटेल में कंप्लीट कर लिया था, जो है डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज W2 M1 अपॉन W1 M2। ये हमने फॉर्मूला भी देख लिया था उसका। उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात की थी, दैट वाज द नेक्स्ट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात की थी, दैट वाज द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हमने दोनों को कंपेयर करके साथ में भी स्टडीड, ओके, वेयर वी क्लियरली सेड दैट द वर्ड नॉट रिप्रेजेंट्स द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ तक तो सबको पता है, B रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग है, F रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। प्योर सॉल्वेंट का TB नॉट है तो सॉल्यूशन का TB है बॉइलिंग पॉइंट। सेम वे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट है तो सॉल्यूशन का TF है। द मेजर डिफरेंस लाइज हियर कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। एलिवेशन हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और डिप्रेशन हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा चेंज, यानी डेल्टा। बोलो हाँ कि ना? यहां तक तो सबको क्लियर है ना? यस, ओके। अब जब हम लोग ये जो चेंज है इसको स्टडी करते हैं, सो वी से दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। स्मॉल m इज व्हाट? मोलैलिटी। And the constants that we use to convert that proportionality into equality, the constants that we use are Kb and Kf. Kb and Kf. Kb क्या है? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और Kf क्या था? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, सो स्मॉल m was nothing but मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 by W1 हुआ, और N2 क्या है? W2 by M2 है। 1000 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि भाई एवरीथिंग इज डिफाइंड इन ग्राम्स हियर, बट Kb इज डिफाइंड और Kf इज डिफाइंड फॉर Kg। तो अगर Kg में दिया हुआ है तो मेरे को 1000 ग्राम के लिए डिफाइन किया है, तो इसलिए 1000 का मैंने वहां पे फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे बनता है आपका जो फाइनल इक्वेशन है किसका? TB और TF का। ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में पहले। W2 अपॉन M2 इंटू W1 ये तो फिक्स है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअली स्मॉल m को यानी मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा तो आपको पता ही है चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट के नजरिए से देखें, बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पॉजिटिव चेंज यानी एलिवेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट के केस में वो नेगेटिव चेंज यानी कि डिप्रेशन है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? प्लीज टेल मी, ये सब इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना? ठीक है, बढ़िया। सो दैट इज व्हाट वी सेड। अच्छा, यहाँ तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का फंडा क्लियर हो चुका था। हमने दोनों को मार्क भी कर दिया, सारे फॉर्मूले को मार्क कर दिया, सब कुछ। अब हम लोग जरा उसके ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, है ना? और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, देख लेना। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दिख रहा है सामने। अब यहाँ पर फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों का लगभग सिमिलर ही फॉर्मेट है। आप बॉइलिंग करो फ्रीजिंग करो, फॉर्मेट सेम है। तो अपन कोई भी एक उठा के, जैसे 2.8 आपके टेक्स्ट बुक का ये सॉल्व एग्जांपल है, विल ट्राई एंड सॉल्व इट ऑन आवर ओन। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। हाँ, ध्यान से। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है उसने नहीं दिया, करेक्ट? डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211। अब ये मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं बच्चों कि अगर वो बोलेगा फ्रॉम तो आप बोलोगे इनिशियल, अगर वो बोलेगा टू तो आप बोलोगे फाइनल, अगर वो बोलेगा बाय तो आप बोलोगे डेल्टा यानी कि चेंज। हाँ कि ना? तो उसने बोला है बाय 0.211 यानी कि ये क्या बता रहा है? ये डेल्टा TF बता रहा है। ये तो इतना क्लियर है। अब वो बोल रहा है 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved in 86 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट। यहां पे मेन वर्ड क्या है? सेम सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट नहीं बदला, तो सॉल्वेंट से रिलेटेड जो फैक्टर है वो नहीं बदलने वाला। पहले उसने 1.2 ग्राम लिया था,
1.02 ग्राम लिया था इन 95 ग्राम दिस। सेकेंड केस में उसने 1.609 ग्राम लिया था इन 86 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से आपको क्या क्लियर हुआ बताओ कि मैं ऐसा बोलूं दो केस हो रहे, केस 1 केस 2। पहले केस में 1.02 इन 98.5, दूसरे केस में 1.609 इन 86। ये बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। अच्छा, एट द सेम टाइम पहले केस में 0.211 केल्विन का डिफरेंस यानी चेंज आया था, अब 0.34 केल्विन का चेंज आया है। अब अननोन कंपाउंड का मास ढूंढो, और यूरिया का मोलार मास 60 है। वैसे हमको नहीं भी दिया होता तो हम ढूंढ लेते, 60 हम पता ही था हमको। तो यहां पर वो जानना चाहता है कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड। व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू चिल्ड्रन इस सिंबल्स में वो मुझे क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, W1, W2, M1, M2 क्या ढूंढने बोल रहा है? सिंपल सा सवाल है। व्हाट इज, हाँ वो अपने को ढूंढने को बोल रहा है एक्चुअली M2। देखो मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, तो वो अननोन कंपाउंड बोला उसने। अब सॉल्वेंट भी आपको बताया नहीं है, सॉल्वेंट भी आपको बताया नहीं है और सोल्यूट भी नहीं बताया है, अननोन कंपाउंड बोला है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों ही अननोन है ना, तो मैं कौन सा ढूंढूं, सोल्यूट की सॉल्वेंट? तो इसमें आपको थोड़ी सी बुद्धि ये लगानी, ध्यान ये लगाना है बच्चों। आप सोचो, आपको ये पूरे इक्वेशन में मोलार मास M1 सॉल्वेंट का कहीं दिख रहा है क्या? M1 आ रहा है कहीं पे? नहीं। तो आपको मोलार मास किसका ढूंढने को बोलेगा? वो ऑब्वियसली सोल्यूट का ही ढूंढने बोलेगा ना, M2 का ही ढूंढना है। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में था तो बहुत इजीली क्लैरिफाई हो सकता है कि भाई M1 तो ढूंढने को बोलेगा नहीं, तो मोलार मास वो अगर बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड तो M2 ही है, सवाल ही नहीं। तो सेकेंड केस का M2 ढूंढना है। फर्स्ट केस का M2 तो उसने दिया है, देखो केस 1 में यूरिया डिसॉल्व किया था ना, सोल्यूट यूरिया था। फर्स्ट केस का उसने तो M2 आपको दे दिया, दैट इज 60। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आपको मैं यहां पर बता रहा हूं कैसे आप सॉल्व करो। चलो फटाफट आप मेरे साथ में लिखेंगे इसको, हाँ सॉल्यूशन को। गिवन आपको क्या दिया है? तो गिवन आपको दिया है केस 1। गिवन को हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में केस 1 और केस 2 के फॉर्मेट में ही लिखना। W1, W2, M1, M1 तो चाहिए ही नहीं, M2 और डेल्टा TF। केस 1 में बोला 1.02 ग्राम, सॉरी 98.5 ग्राम solvent, certain solvent, I don't care what the solvent was, 98.5 ग्राम solvent में 1.02 ग्राम सोल्यूट डाला। कौन सा सोल्यूट डाला? यूरिया, जिसका मोलार मास 60 ग्राम था। तो 0.211 केल्विन का फर्क मिला, यही बताया है ना, सही है ऑफ कोर्स। केस 2 86 ग्राम सॉल्वेंट में 1.609 ग्राम, मैं ग्राम अलग लिखता हूं नहीं तो मेरा जी जो है वो 9 जैसा दिखता है कभी कभी, सॉरी। 86 ग्राम इन 86 ग्राम सॉल्वेंट दे हैव डिसॉल्व्ड 1.609 ग्राम सोल्यूट, जिसका मोलार मास अननोन है। ये आपका ढूंढना है बॉस, क्लैरिटी आ गई? और यहां पर 0.34 केल्विन का फर्क मिला। गिवन क्लियर? टू फाइंड M2 ऑफ केस 2। अब आप बोलोगे M2 ही लिख देते तो भी बहुत था, एक ही तो अननोन है यार, ऐसा है। फाइंड M2, सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान। इस पूरे इक्वेशन में, डेल्टा TF के इक्वेशन में मुझे ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं दी है, बस इतना जानना है
क्या दिया नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों। ये मेरा फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। अब जरा केस वन को ध्यान से देखो, क्या मुझे सब कुछ दिया है केस वन में एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ, चेक करो जरा, केस वन के बारे में मुझे सब कुछ दिया हुआ है एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ के एफ। So what will I do? I will find out the value of kf from case 1. Did you get that? And here is where the smart students will be separated from the not so smart students during the exam. यहाँ तो मैं आपको बता ही रहा हूं तो आप सभी स्मार्ट हो। kf की वैल्यू क्या हो गई बताओ आप जरा। तो डेल्टा टी एफ इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन आगे डिवाइड बाय W2। क्लियर है ये? बोलो हाँ कि ना। क्या मुझे, अब सवाल यही है, मैंने जैसे कहा कि स्मार्ट बच्चे पता चल जाएगा, क्या मुझे ये एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत है? डू आई एक्चुअली नीड टू कैलकुलेट दिस? टेल मी। Have they asked in the question calculate find kf ऐसा बोला है? No. So I will just I'll be smart here. I'll just substitute the values. देखो 98.5 और ये कितना था? W2 1.02। ऑब्वियसली ये इंटू 1000 है, अपने को पता ही है, बट मैं नहीं लिख रहा बिकॉज अगेन दोनों इक्वेशंस के लिए सेम है। ठीक है, लिख देते चलो। ठीक है, आप बोलोगे ओके ये वैल्यू, अब ये डू आई नीड टू कैलकुलेट दिस, दैट इज माय क्वेश्चन। Do you need to waste time in this calculation? No. Just we will substitute this value in case 2. So यहां मैं लिख देता हूं for case 1. For case 1 मेरे को kf मिल गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। And if you don't know the formula, then you are in for trouble. फॉर केस 2 चलो वापस से मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। क्या यही फॉर्मूला है? सही है फॉर्मूला, है ना? के एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा समझो। क्या मुझे यहां पर 0.34 दिया हुआ है? आप बोलोगे हाँ दिया है सर केस 2 में। देखो आंसर कितना आसानी से आ जाता है। के एफ की वैल्यू क्या है? 0.211 इंटू 60 इंटू 98.5 ओके अपॉन 1.02 इंटू 1000, यहाँ पर ऊपर इंटू 1000। सेकेंड केस में कितना W2 था चेक करो जरा, 1.609 था। ओके M2 हमको ढूंढना है और W1 कितना था? 86 था। क्या ये पूरा आपको फंडा समझ में आया? अब इस पूरे बड़े से इक्वेशन में क्या आपको एक ही अननोन दिख रहा है बच्चों? और वही हमारा क्वेश्चन है। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे करना है। चलो लेट्स फिनिश दिस। तो ये 0.211, ये 1000 और 1000 कैंसल इंटू 60 इंटू 98.5
into 1.609 upon 1.02 into 86 into 0.34। देखो मैं M2 को यहां लेके गया और 0.34 को यहां लेके आया। ये भी क्लियर हो गया होगा सभी को। अब यहां पर ट्रिकी बात यह है कि कुछ चीजें डायरेक्टली, मेजॉरिटी चीजें डायरेक्टली कैंसिल नहीं होने वाली। सो लेट्स ट्राई एंड सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन एंड देन इफ रिक्वायर्ड वील गो टू द लॉग। एवरीबडी आई होप हैज द लॉग बुक विद देम। इसको मैं 211 कर देता हूं, इसको मैं 6 कर देता हूं। When I say simplify means I'm not rounding off. This is not MCQ. This is not CET. I'm solving for theory. I'm not rounding off the values. I'm just moving around the decimal places so that very log calculation में bar calculation ज़्यादा ना आए, simple रहे. That does not mean you are allowed to round off the values here. Please be very clear in your head about it. मैंने 0.211 का 3 जीरो आगे लिया, उसमें से एक जीरो तो 60 के जीरो से ले लिया था, तो ये 10⁻² होगा। बोलो हाँ कि ना, है ना? किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो बता दे। अच्छा, अगर मैं इसको 1609 ले लूं, तीन डेसिमल आगे लिया, तो ये कितना हो गया? -5। समझ रहे हो? इसको मैं 985 ले लूं तो कितना हुआ? -6। क्लियर हुआ? मैं जितने डेसिमल आगे ले रहा हूं मेरे को आगे उतने माइनस लगाने पड़ेंगे। ये सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन क्यों है? ताकि मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, ताकि लॉग कैलकुलेशन करते वक्त ज्यादा बार कैलकुलेशंस ना आए। ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए। बिकॉज बच्चे बार कैलकुलेशन को डिफिकल्ट मानते हैं, मैं नहीं मानता, बट आप मानते होगे इसलिए बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मानते हैं ऐसे कि सर बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, एक्चुअली होती नहीं है। तो मैंने यहां पर क्या किया, जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूं। देखना, बहुत बेसिक चीज है। 1 2 3 डेसिमल आगे लेके गया, इसको 1 डेसिमल आगे लेके गया, इसको 1 2 3, तो 3 और 3 6 और 1 7 डेसिमल आगे लेके गया था। एक जीरो तो 60 से मिला था, तो 7 डेसिमल आगे लेके गया था। एक जीरो 60 से मिला तो 6 डेसिमल आगे लेके गया, तो 10⁻⁻6 लिखा। I know some of you are weak at this, that's why I'm telling you. Is this very crystal clear? Yes, okay. Same thing I'll do in the denominator also. इसको मैं 102 कर दूं, इसको 86 कर दूं, इसको 34 कर दूं। कितने डेसिमल आगे लेके गया मैं? 1.02 को 2, 0.34 को भी 2, मतलब 4 डेसिमल आगे लेके गया। तो इसको 10⁻⁻4 करूं, बोलो हाँ कि ना? अब आप बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हम आपको बताएंगे। देखो, अब ये जो 10⁻⁻4 और -6 है, -4 को ऊपर लेके गया, कितना हुआ? +4 हो गया। तो ये -6 को हटा के -2 कर दिया। ओवरऑल मेरा अब क्या हुआ? सारे डेसिमल हट गए। क्या डेसिमल हटाना कंपलसरी है? नहीं, बट मुझे पता है ना कि आप लोगों को डिफिकल्टी होती है डेसिमल में, इसलिए हटाया। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अब लॉग करें तो एंटी लॉग ऑफ, ये पिछली बार भी सिखाया था किस तरह करना है। इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, बढ़िया ढंग की प्रेजेंटेशन चाहिए। आई होप एवरीबडी इज राइटिंग विद मी। आई एम गोइंग वेरी स्लो, नो कोई घाई नहीं अपने को। तो एंटीलॉग हम लोग ले रहे हैं
पहले we'll make 2 columns. Yes. क्या करना है हमको अब फटाफट log ऑफ 211 न्यूमरेटर लिखो। अब इस तरह से इतनी डिटेल में लिखने से फायदा यह है कि गलती बिल्कुल नहीं होगी और बहुत सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन भी दिखेगा। अब ऊपर के जितने न्यूमरेटर है सबको लाइन से लिख लो फटाफट। log ऑफ 211 प्लस log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 985 प्लस log ऑफ 1609। थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना कि ऊपर अगर मेरे पास ज्यादा डिजिट्स है ना तो मेरा नंबर ऊपर का बड़ा आएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर एंटी लॉग निकालने का रहेगा ना वो ज्यादा बार में नहीं आने वाला, तो मेरे को आसानी होगी। बस इतना ही आपको समझना है। नीचे का देखो तो आपका है log 102 प्लस log ऑफ 86 प्लस log ऑफ 34। क्या ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई? यहां तक द होल थिंग। क्या मुझे 10 का पावर बाहर रखने की जरूरत है? यस ऑफ कोर्स, द होल थिंग इंटू 10⁻²। मैंने बाहर ही रखा, 10 के पावर को मैंने इंक्लूड ही नहीं करा। बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी बताते हैं 10 का पावर इसमें अंदर डालो, तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। वैसा मत करना। चलो इस तरह से। नाउ व्हाट विल M2 बी? अगेन you have to see the log values now. log of 211 क्या रहेगा? तो पहले हम क्या लिख लेंगे? पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। 211 211 कितने डिजिट है? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग। 6 में कितने डिजिट है? 1। तो क्या रहेगा? 0 पॉइंट समथिंग। 985 कितने डिजिट है? 3। तो क्या रहेगा? 2 पॉइंट समथिंग। 1609 कितने डिजिट है? 4। क्या रहेगा? 3 पॉइंट समथिंग। क्या ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, अब आपको समझा होगा कि मैंने डेसिमल क्यों निकाले, क्योंकि डेसिमल में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, सर मैं 1 बार लिखूं, -1 लिखूं, क्या लिखूं, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे डेसिमल हटा दिए, आसान कर दिया आपके लिए। सेम वे आप मुझे बताओ 102 क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक 102 3 डिजिट थे, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2 पॉइंट समथिंग। फिर नेक्स्ट है किसका? log ऑफ 86 है तो 2 डिजिट थे तो 1 पॉइंट समथिंग। फिर log ऑफ 34 है 2 डिजिट थे तो 1 पॉइंट समथिंग। देखो कैरेक्टरिस्टिक मैंने सबके लिख लिए, फटाफट लिख लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। उनको भी बता दो 211 का log। पहले एक एक करके आपको समझाता। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप log पूरा सीख लो। और यही log सिखाना हुआ, अलग से क्यों सिखाऊं? यही हो गया ना log का सीखना। ठीक है, 211 का आपको log निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप आपके सामने जो log टेबल है उसमें 21 का कॉलम देखो। कौन सा देखोगे? 21। फिर आगे जाओगे तो 1 का कॉलम देखोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी। अब आपको मैं देख के बताऊंगा वैल्यू। देखो क्या है आपकी, आएगी 3242। चेक कर लो, आपके सामने log टेबल है, चेक करो 3242 आपको वैल्यू वहां पे मिलेगी 3242। ठीक है बच्चों, तो log 6 को देखना है तो हम क्या देखेंगे? 60 की वैल्यू देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक तो 0 पॉइंट ऑलरेडी लिख चुके, 60 में जाओ आपको 7785 मिलेगा। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर जाएंगे 985 में। 985 को कैसे निकालेंगे आप सोचो? आप जाओगे 98 के कॉलम में और वहां से गिनते गिनते 5 98 और फिर 5 का मीन डिफरेंस ऐड करोगे।
5 का जो कॉलम है, 9, 8 और 5, क्या आएगा वैल्यू बताओ? 9935, यही आ रहा है ना, 9935, राइट? उसके बाद 1609 का लॉग कैसे निकालेंगे बच्चों? 16 का पहला कॉलम 0 है, देखो जरा ध्यान से, आप सबके सामने लॉग बुक है, आप देख सकते हो 16 का पहला कॉलम जो है 0 है, और उसके बाजू में राइट में मीन डिफरेंस नाम का एक कॉलम है, उसमें भी 0 से 1 है, उसमें 9 का मीन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2065। जिनको कुछ नहीं मतलब ध्यान नहीं है, मतलब दिमाग में नहीं है कि लॉग के बारे में, उनके लिए बता रहा हूं, देखो ठीक है, कुछ चिंता करने की बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है। देखो आप क्या करो, मेरा कर्सर जो है, मेरा ये जो हैंड का कर्सर दिख रहा है ना, इसको फॉलो करो। मुझे 1609 का लॉग निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 16 में जाऊंगा, देखो 4 डिजिट है ना मेरे पास, 16, और ये कॉलम क्या, देखो ये 0 का कॉलम, कितना हुआ ये 16 और 0, 16 आ गया, 0 आ गया, क्या है वैल्यू, क्या है देख लो, 2041। हाँ देखना, तो यहां पर आप 16 में ये वैल्यू दिख रही है आपको अभी सबको, क्या है वैल्यू बताओ? 2041 प्लस मीन डिफरेंस मेरे को चाहिए किसका? 1609 था, 9 का मीन डिफरेंस चाहिए, देखो कितना है, देखो ये 24, 2041 प्लस 24 कितना होता है? 2065। क्लियर हुई बात? 2041 प्लस 24, ये ऐसा आपको ऐसे देखना है वैल्यू। आई नो कि बहुत लंबा प्रोसेस आपको प्रोसीजर लंबा लगेगा, बट मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको देखना है। आपके सामने लॉग टेबल है, मैंने आपको दिखा दिया, मैंने तो आपको ऑनलाइन दिखाया अभी ऑब्वियसली, इसलिए दूसरे लिंक पे जाके, बट आपके पास है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, चलो फटाफट, अभी टाइम पास बहुत हो गया, 102 का लॉग कैसे निकालेंगे आप खुद सोचो, अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा हर चीज। 102 का लॉग कैसे निकालेंगे? 10 का फिर 2 के कॉलम में देखेंगे, तो 10 का और 2 के कॉलम में देखेंगे तो 0086 आएगा। फिर लॉग ऑफ 86 देखना है, तो सीधा 86 में जाएंगे और आंसर ले लेंगे। कितना है बताओ? 9344। किसी को ये बाउंसर जा रहा है प्रोसेस तो बता देना। हाँ ये है कि प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, ये एक साथ नहीं आने वाला। और लास्ट है हमारा 34 का लॉग, क्या है? 5314। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों? और प्रेजेंटेशन आप आपके सामने देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है फिलहाल। ये पूरे वैल्यू का मेरे को क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है लास्ट में, है ना? और यहां पर यही गड़बड़ होती जो बच्चे करते हैं हमेशा, देखो 10⁻² लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलो अब फाइनल, अब ज्यादा नहीं बचा, फटाफट हो जाएगा। 3 + 5 8 + 5 13 + 5 5 5 5 15 और 3 18, 1 4 2 12 1 13 13 + 3 16 + 22 4 11 20 0 2 10 19 21 और 2 23। अगर मैं कहीं कुछ कैलकुलेशन में एरर कर रहा हूं तो मुझे प्लीज बता देना। 2 2 4 2 6 3 9। क्लियर है? 9.302 यहां पर 6 + 4 10 + 4 14 1 4 + 1 5 + 9 14 1 3 + 3 6 + 1 7 9 + 5 14 1 3 4 and 5 9.3028 minus 5.4744 इसका एंटी लॉग निकालना है। तो जो खाली बस एक लास्ट कैलकुलेशन बच रहा है,
कि एंटी लॉग किस वैल्यू का चाहिए, बताइए किस वैल्यू का चाहिए बच्चों। 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 4 8, है ना, 12 माइनस 4 8, देन यू हैव 9 माइनस 7 2, and again 12 minus 4 that is 8, and 8 minus 5 that is 3, और ये 10 raised to minus 2 तो है ही। तो एंटी लॉग ऑफ 0.8284 इंटू 10 raised to minus 2। अब अगेन जिन बच्चों को लॉग की आइडिया नहीं है वो ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये क्या है, तो ये जो 3 है ना ये यहां चला जाता है, समझे। आपको सिर्फ डेसिमल के बाद वाले वैल्यू की एंटी लॉग निकालनी होती है बच्चों, क्या, हमेशा व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ द और नंबर्स गिवन आफ्टर द डेसिमल उसका आप एंटी लॉग निकालते हो। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो 10 raised to 3 आगे चला गया। अब फाइनल मुझे आंसर चाहिए कि भाई मुझे एंटी लॉग चाहिए किसका, 8284 का, किसका, मुझे चाहिए 8284 का। मुझे 0.8284 का एंटी लॉग चाहिए। तो क्या है आंसर, 0.8284 का एंटी लॉग। आप लोगों के पास एंटी लॉग टेबल है सामने, देख के बता सकते हो। 6.735 और ये इंटू 10 यानी कि 67.35। आप आपके सामने टेक्स्ट बुक में आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, हमारा आंसर कितना एक्यूरेट है आप चेक कर सकते हो। 67.3 आपके इसमें दिया हुआ है, हमारा 67.35 एग्जैक्ट आंसर आ चुका है, आप देख सकते हो। Now this might seem like a very complicated log calculation to you. Obviously it was very long because मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था हर स्टेप पे। जब आप खुद करते हो बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आई हैव सीन ओवर द इयर्स बच्चे जब थियरी का पेपर लिख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के, जो आप एग्जाम लिखते हो, तो आप लॉग से दूर भागते हो बिकॉज ये आपको कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आप एंड तक क्या करते हो, बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो। आप सबने भी किया होगा एट सम स्टेज, आई नो, बट द रियलिटी इज कि बोर्ड एग्जाम्स में लॉग कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, तो चुपचाप सीखो और करो। एम आई वेरी क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, द कैलकुलेशन इज द ट्रिकी पार्ट विच यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हेन यू सॉल्विंग थियरी, व्हेन यू सॉल्विंग बोर्ड। ये सेम कैलकुलेशन में सीईटी में तो आपको मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ, अपन कैंसिल आउट करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, आंसर आ जाता है ना। इस तरह से आपने देखना है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में थी, मैंने आपको आंसर आपके सामने बता दिया। आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है जिसको आज हम फिनिश करने वाले हैं, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज यू ऑल नो, द फोर्थ वन, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर का हमेशा लोअरिंग ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा एलिवेशन ही होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का हमेशा डिप्रेशन ही होता है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। What is osmosis? What is osmosis? Now, osmosis ये कॉन्सेप्ट है, एक फिनोमिनन है एक्चुअली केमिस्ट्री में, जो आपको समझना पड़ेगा। आपको समझा देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग भी है और आपने इसके बारे में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखी या सुनी होगी, आज आपको समझ में आएगी। ऑस्मोसिस, साथ ही साथ जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है आपको और पैरेलली अच्छे से समझ में आएगा। खैर, रिवर्स ऑस्मोसिस आपने कहाँ सुना है, प्रैक्टिकली आपके आसपास आप यूज करते हो डेली लाइफ में, ऐसी एक चीज है। एक हिंट दिया, अच्छा एक और हिंट दिया,
RO, कहां सुनते हो? RO, RO ऐसे कहां सुनते हो? किस चीज में? आप डेली लाइफ में ऐसी एक चीज यूज करते हो जिसमें आप RO बहुत सुनते हो? पानी का प्यूरिफायर है ना, जो हेमा मालिनी आंटी बेचती है ना टीवी पे, कैट का प्यूरिफायर, RO प्यूरिफायर, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के फंडे पे चलता है। तो जब हमारे आसपास हम चीजें देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और हमें पता चले अच्छा इसका प्रिंसिपल आज समझ में आया, तो मजा आता है। तो इसलिए आपको समझा दूंगा साथ, ठीक है? ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उसके लिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक छोटा सा टर्म है जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप इमेजिन करो, कि ये एक पतली सी एक लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, एक पतला सा पर्दा है, एक पतला सा कपड़ा है। आप उसको इस तरह से इमेजिन करिए। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, जरूरी नहीं वो कपड़ा ही हो, जो लिक्विड को या सॉल्वेंट को यहां से यहां जाने में अलाउ करता है। कुछ चीजों को अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता, परमिशन देता है वो। तो परमिएबल यानी परमिट करना, और सेमी मतलब हाफ, पार्शियल। कुछ चीजों को इस साइड से इस साइड जाना अलाउड है, कुछ को जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात सब दिमाग में बैठ गई? बोलो हाँ कि ना। अब जैसे आप चाय पीते हो घर पे, तो आप चाय को छानते हो, आप छन्नी लगाते हो, तो क्या है वो? एक्चुअली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह सोच लो। चाय पत्ती को नहीं जाने देगा, लेकिन चाय को जाने देगा। दिमाग में जा रहा है? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल होता है किसमें? ऑस्मोसिस में। अब समझो, मैंने ये साइड पे एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन 1, और ये साइड पे भी एक सॉल्यूशन रख दिया, सॉल्यूशन 2। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया, यहां पर सॉल्यूशन 1 है, यहां पे सॉल्यूशन 2 है। ओके, और मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन है C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? दो सॉल्यूशन है, दोनों की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। यहां तक सबको क्लियर? बोलो हाँ कि ना। हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये क्लियरली कह रहा हूं कि C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी कि दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा सॉल्यूशन? पहला वाला सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसके पास सॉल्ट यानी सोल्यूट, नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, ऐसा मान लो। पहले वाले सॉल्यूशन के पास नमक की क्वांटिटी यानी सॉल्ट की क्वांटिटी, सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। आप बोलेंगे हाँ, सही बात। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस वक्त क्या करेगी कि ये अलाउ करेगी सॉल्वेंट का फ्लो। अब ध्यान से सुनना, ये अलाउ करेगी सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, C1 और C2 में अगर C1 ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और C2 कम है तो वो डाइल्यूट हो गया। ये बात आप मानते हो? ये बात आप समझते हो? तो इसको मैंने कह दिया डाइल्यूट, इसको मैंने कह दिया कॉन्सेंट्रेटेड। ऑस्मोसिस इस वर्ड का सिंपल भाषा में अर्थ है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? जहां नमक है वहां पानी खींचेगा ना बॉस। आप बोलोगे हाँ, ये बात तो सही है, जिस जगह नमक ज्यादा है वहां पानी वो खींच रहा है। क्या यहां पर फिजिक्स के प्रिंसिपल लगते हैं? फिजिक्स का प्रिंसिपल बोलता है वाटर एट हायर लेवल लोअर लेवल, ये वाला फंडा फिजिक्स बोलता है ना, ऐसा पानी ऊपर से नीचे आएगा ग्रेविटी से, है कि नहीं? बट केमिस्ट्री बोलती है कि भाई जब सॉल्यूशंस इन्वॉल्व हो ना, तो ऊपर नीचे मत देखो, कॉन्सेंट्रेशन देखो, कहां से कहां पानी फ्लो होगा ये कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी। तो ऑस्मोसिस ये वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? कौन मूव हो रहा है? सॉल्वेंट मूव हो रहा है। कौन मूव हो रहा है? सॉल्वेंट मूव हो रहा है। कहां से? डाइल्यूट वाले से। कहां पे? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बात क्लियर?
सो अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे। द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अब देखना जो जो मैंने समझाया यहां पे डेफिनेशन में मिलेगा। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बरोबर बोला मैंने, डाइल्यूट वाले से कहां गया, कॉन्सेंट्रेटेड वाले पे गया, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या ये बात आपके भेजे में गई, क्रिस्टल क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, मार्क करके रखो। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, समझ रहे हैं? दोबारा देखते हैं, मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया और डायग्राम के साथ समझ में बहुत अच्छा है, सिंपल है। सॉल्वेंट जाएगा, कहां जाएगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना और बोलना कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, उल्टा, वो कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाएगा। क्या है कि नहीं? तो अगर मैं ये ऐसे कहूं, बस मुझे यहां पे क्या करना है आप बताओ। मुझे सिर्फ इस एरो का, हाँ, इस एरो का मुझे डायरेक्शन चेंज कर देना, हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, है कि नहीं? सॉल्वेंट इसको मिला, ये आपका फंडा है। सो ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया। अब आप बोलोगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ा रहे थे, कहां घुस गए? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो इस मूवमेंट को, जो प्रेशर लगाने से ये मूवमेंट बंद हो जाए। सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है ना, यू वांट टू स्टॉप दिस मूवमेंट, डू यू हैव टू अप्लाई प्रेशर? ऑफ कोर्स, है ना? सोचो कितना लॉजिकल है। देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हैपनिंग, यस, आई वांट टू स्टॉप दिस मूवमेंट, डू आई हैव टू अप्लाई प्रेशर? तुम्हारे पास एक पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है, तुमको पकड़ना पड़ेगा ना पाइप को, पानी का फ्लो रोकने के लिए, हाँ कि ना? प्रेशर लगाना पड़ेगा ना। वैसे ही यहां पे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाए वो ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल। बोलो हाँ क्या, कितना इजी। सो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नथिंग बट, जो प्रेशर लगाने की जरूरत है या जो प्रेशर उस फ्लो को रोकता है उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, सर रोकने की क्या जरूरत है, हो रहा है ना फ्लो, होने दो ना। आप बोलो हाँ हो रहा है, होने दो। तो अगर होने दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर पानी है, एक एग्जांपल ले लो, आपकी बॉडी के अंदर पानी है, ढेर सारा है, आपके स्किन, ऑर्गन, हर चीज के अंदर पानी है ना, वाटर है, सॉल्ट्स भी हैं, सब कुछ है आपके बॉडी के अंदर। बाहर अगर बहुत गर्मी है, आपके बॉडी से पसीना निकलता है, पानी बाहर जा रहा है, आप स्वेट करते हो, टेम्परेचर रेगुलेशन है ना। अब इमेजिन करना जरा, मजेदार बात इमेजिन करना, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें ढेर सारा सॉल्ट डाल के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया और आपको बोला हाथ उसमें डिप करके रखो। तो ऑस्मोसिस से क्या होगा, आपके स्किन में से, आपके ऑर्गन में से सारा जो वाटर कंटेंट है वो खींच लेगा ना वो, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और आपका हाथ ज्यादा डाइल्यूट है। हाथ मतलब आपका स्किन या आपका जो भी बॉडी पार्ट है, करेक्ट ना? तो इससे आपको तकलीफ होगी ना, आप डिहाइड्रेटेड नहीं हो जाओगे,
हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो आपका शरीर, आपका ब्लड क्या करता है? वो ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है ताकि इस फ्लो को वो मिनिमाइज कर सके, ताकि सॉल्वेंट का लॉस ना हो। आप समझ रहे हो अभी? है ना? और ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी टीचर आई कैन गिव यू सच मेनी एग्जाम्पल्स, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक अच्छा एग्जाम्पल ले लो। आप क्या बोलते हैं, साबूदाना भिगाने के लिए रखते हो, काबुली चना भिगोने के लिए रखते हो, स्प्राउट्स रात में रखते हो, सुबह एकदम फूक जाते हैं। क्यों? उसके अंदर सॉल्ट है, आपने बाहर सिर्फ पानी डाला, आपने तो कुछ किया नहीं, पानी उसने अंदर सोख लिया। क्योंकि अंदर उसके कुछ सॉल्ट्स थे, उसने पानी अंदर खींचा। हम जब अचार बनाते हैं तो हम बड़े बड़े आम के पीसीस डालते हैं उसमें, थोड़े दिन के बाद वो श्रिंक होके एकदम छोटा सा बन जाता है ना आम का अचार। क्यों? उल्टा हुआ ना, उसने पानी खींचा, क्योंकि बाहर आपने ढेर सारा ऑयल, सॉल्ट, मसाले, बहुत कुछ डाला था, तो उसने उस मैंगो, उस बड़े आम से पूरा खींच लिया पानी, पूरा डिहाइड्रेट कर दिया उसको, श्रिवेल, उसको श्रिंक कर दिया। तो आपके आजू बाजू आपको ऑस्मोसिस के ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। हर चीज एक प्रेशर बना के रखती है, कोई भी, मतलब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेशर बना के रखते हैं टू प्रिवेंट दिस ऑस्मोसिस, और उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि वो ना बने तो सॉल्वेंट का लॉस फटाक से होगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना? तो इस पूरे 2 पेज में ना अगर आप देखें तो बहुत सारा कुछ, लॉट ऑफ रबिश इज देयर, इट्स टू मच एक्सप्लेनेशन। आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू. What you need to understand is this one diagram that I have made here, this one definition, and what is osmotic pressure. अभी हम लोग आएंगे बस उस पे, बाकी चीजें आप रीड भी कर लो या इग्नोर भी कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चों? एक छोटा सा एमसीक्यू पॉइंट ये है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो तो कुछ भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, बट हम लोग जनरली केमिस्ट्री में किसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं? हम सेलोफेन स्ट्रिप्स को ये बनाते हैं। क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये अच्छा एग्जांपल है ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, ये मार्क करके रखना प्लीज। थिन फिल्म, सेलोटेप जैसा आप समझ लो। जिन लोगों ने सेलोफेन स्ट्रिप्स नहीं देखी, आप उसको सेलोटेप जैसा इमेजिन कर लो। चलो ठीक है, सेलोफेन। और भी है, सिरामिक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्लॉथ ऑब्वियसली इज, है ना, बहुत सारे ऐसे, बट वन ऑफ द गुड वंस इज सेलोफेन। अब सिंपल बात, द प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वाह, कितना आसान, कितना इजी। कोई आपसे पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर वो पूछेगा अच्छा ऑस्मोसिस क्या है, तो आप वो एक्सप्लेन करोगे ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। हाइड्रोस्टैटिक, ये वर्ड आप ठीक है आप मार्क कर लो, उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा डिटेल में। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये एक्चुअली, जिसको हम लोग बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज इट इक्वल टू? इट इज इक्वल टू एच रो जी। ये तो आप ऑलरेडी फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है वैसे भी, बट एच रो जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो एच रो जी है, वेयर एच इज द हाइट, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट हम ये वाला फॉर्मूला उतना यूज नहीं करते। हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, उस पर आऊंगा। तो हम एच रो जी इसको फॉर्मूला को बोल सकते हैं, ठीक है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, बट द फॉर्मूला दैट वी यूज इज दिस। ये आप लोग अपनी बुक में मार्क करेंगे और इसको स्टार मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और N2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? W2/M2 लिखूंगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ना, ये तो गोज विदाउट सेइंग। तो अगेन यहां पर भी आप सिर्फ N2 की जगह पे W2/M2 लिखकर इसको
मार्क कर लीजिए बच्चों। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के टर्म्स में अगर मैं देखूं तो एच रो जी है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है 2.19 आपके बुक में जो है इक्वेशन, ये वाला, और उसके नीचे जो है आपका 2.21 शायद है, हाँ 2.21 वाला, ये दोनों आप मार्क कर लेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इक्वेशन आए कहाँ से। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। मुझे बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों? PV इज इक्वल टू nRT। बोलेंगे हाँ सीधी बात है, देखो कितना मस्त है, बहुत आसान है ये। अच्छा P वहां पे प्रेशर था, हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो मैं ऐसा लिख दूं पाई V इज इक्वल टू nRT। P की जगह पे मैंने पाई लिखा, आप ऐसा लिखो पाई V इज इक्वल टू nRT मान लो। समझ रहे हो बात को? हाँ, अब ये n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहां पर हमें किससे लेना देना है? हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हाट? सोल्यूट की सॉल्वेंट? क्या डाला है आपने? सोल्यूट डाला है ना, तो ये N2 बोलूंगा ना मैं, पाई V इज इक्वल टू N2RT, क्योंकि मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसी के ऊपर तो ये वैल्यू डिपेंड कर रही है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की। आप बोलेंगे हाँ सही बात है, कितना सोल्यूट डाला, कितने पार्टिकल सोल्यूट के डाले, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, तो N2 बोलूंगा। अब मुझे ये क्लियरली पता है कि N2 इज W2 बाय M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलो हाँ कि ना? सही बात है बच्चों। सो पाई देन बिकम्स इक्वल टू W2 बाय M2 RT, और ये V जो है अगर मैं यहां लिख दूं साथ में, तो क्या मेरा इक्वेशन पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2 RT बाय V बन गया? इतना आसान। और आप यहां पर अब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट द इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2 RT बाय V। सही है, यही तो लिखा है मैंने। कहां से डिराइव करके दिया मैंने आपको? 2 स्टेप में डिराइव करके दे दिया, PV इज इक्वल टू nRT से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ जी, करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा बच्ची ने कि भाई ये इक्वेशन तो आइडियल गैस के लिए था, आप कहां से इसको चिपका रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर में? सो देखो क्या यहां पे फंडा ये है कि मैं प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर एनी गिवन सॉल्यूट, बरोबर है ना? अच्छा, मैंने वेपर प्रेशर किया तो मैंने वहां पर बोला वेपर के मॉलिक्यूल्स, मैं लिक्विड्स की बात कर रहा था। सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, सॉल्यूशन बनाया, पर फिर भी वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, यानी कि गैसियस फॉर्म की, है ना? तो वहां पर क्या था कि सोल्यूट या सॉल्वेंट का कोई भी स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड था, पर जब वेपराइज होगा तो वेपर का उसका लॉजिक लगाऊंगा। यहां पर भी फंडा से, सोल्यूट किसी भी फॉर्म में हो, वेपराइज तो होगा एट सम पॉइंट, एट सम टेम्परेचर, मैं उधर वो लॉजिक लगा रहा हूं कि भाई मैं ऐसे मान रहा हूं कि अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो इसलिए यहां पर मैं ये पाई V इज इक्वल टू nRT लगा रहा हूं। समझ रहे हो आप? सो हियर द अजम्पशन इज ट्रू कि हाँ भाई ये आइडियल गैस के लिए होता है, पर हम मान रहे हैं किसी भी सोल्यूट के लिए अप्लाई हो सकता है इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इज दिस अ 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन? नो। दैट इज व्हाई नेक्स्ट वील कम टू वैन ऑफ फैक्टर वेल वी रियलाइज कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर कहां है। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, सही है, ठीक है। आपको ये समझा बच्चे मैंने क्या बोला कि आपका जो सोल्यूट है ना वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। ये वाला इक्वेशन गैस के लिए था, बट हमने उसको जनरलाइज तरीके से यूज किया, ठीक है ना? ओके, सो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा कहानी। रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको बता दिया कि जब उल्टा होता है तब। अगर आपको ये जानने की उत्सुक क्यूरियोसिटी है कि सर
वाटर फिल्टर जो है केंट आरओ का, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस एग्जैक्टली कैसे काम करता है तो मुझे पूछ लेना, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है या चैप्टर में नहीं आता, इसलिए उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना है तो बाद में बता दूंगा। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिफाइन भी कर लिया और उसका फॉर्मूला भी देख लिया, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। जब व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग टू सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जैसे अगर मैं कहूं कंपेयर टू सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉन्सेंट्रेशन, तो आप बोलोगे अच्छा वन कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड द अदर कैन बी डाइल्यूट, ऐसा बोल सकते हैं अपन? यस। When I want to compare them with respect to osmotic pressure, at that time I will say that solutions are either isotonic or hypertonic or hypotonic. अब इसका फंडा समझते हैं, ये लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट। क्या है इसमें? कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक pressures of solutions। क्या है? कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसकी आपको 3 वैरायटी पता होनी चाहिए। अगर किसी एक सॉल्यूशन का हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है या लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है एज कंपेयर टू अदर, तो उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब मोर ना, हाइपरटेंशन, हाइपर, तो उसे कहेंगे हाइपरटोनिक। और लोअर होगा तो क्या बोलेंगे? थोड़ा बुद्धि लगाओ, इजी है, हाइपोटोनिक ऑफ कोर्स। एंड सेम होगा तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? So when two solutions have the same osmotic pressure, they are called isotonic solutions. If one is higher, it will be hypertonic. The other one is lower, it will be hypotonic. बात समझ में आ गई? सिंपल है ना? आइसोटोनिक सेम, आइसो का तो मतलब ही आपको पता ही है, आइसोटोनिक मतलब सेम, हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब कम। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। एक मिनट आपको मैं बता दूं, आइसोटोनिक कहाँ लिखा है इन्होंने? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मार्क कर लो जरा फटाफट। 2 or more solutions that have the same osmotic pressure are said to be isotonic। एक मार्क के लिए सिंपल सा डेफिनेशन आता है ये। For example, 0.1 molar urea and 0.1 molar sucrose isotonic। ये आइसोटोनिक क्यों है, इस पे आऊंगा। दूसरा है हाइपो एंड हाइपर। If two solutions have unequal pressure, the more concentrated with higher osmotic pressure is hypertonic, the more dilute having lower osmotic pressure is hypotonic। सिंपल है। आई होप सबने डेफिनेशंस मार्क कर लिए बच्चों। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको बता दिया मैंने कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर दैट इज मच लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही आपकी जो मशीन है, आपकी जो वाटर फिल्टर की मशीन है, वो ढेर सारा प्रेशर लगाता है, उसका काम ही वही है, उसका मैकेनिज्म ही वही है काम करने का, इसलिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन बोलते हैं हम लोग, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लें। ये वाला करते हैं, प्रॉब्लम 2.9।
Now let's do the next numerical, the next problem. बहुत ही simple question है. What is the molar mass? Sorry. What is the molar mass of solute if there is a solution that was made by dissolving 0.822 gram of it in 300 mdm cube? What is mdm cube? It is milli dm cube. What is milli dm cube? That is ml. Why? Do you all of you know this? 1 dm cube is nothing but 1 liter. बोलो हाँ की ना? बच्चों ये सभी लोगों को पता है. Yes. Okay. And this has an osmotic pressure of 149 mm of Hg at 298 Kelvin. काफी सिंपल. ठीक है, ये क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो, है ना. अब यहां पर देखना, आपको इसको एटीएम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं. ये क्वेश्चन में बहुत सारे आप लोग गलती कहां करते हो, मतलब मेजॉरिटी बच्चे गलती कहां करते हैं बता दूं. अरे गलती कहां होती है इस क्वेश्चन में. 2-3 ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें मिस्टेक्स होती हैं, वो पहले क्लियर कर लेते हैं. पहले गिवन लिख लेते हैं अपना. प्रेशर का डिफॉल्ट जो एसआई यूनिट है वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. इसको आप पास्कल बोलते हैं, पता ही आप. पर एटमॉस्फेयर में भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ एचजी में भी लिख सकते हैं, तो ठीक है. व्हाट इज वर्थ नोटिंग इज इंपॉर्टेंट हियर is if they've given you M2, sorry, they've given you W2, see कितना सोल्यूट डाला था, ये बोला है ना. 8.222 ग्राम ऑफ इट, ऑफ सोल्यूट इन समथिंग. कितना सोल्यूट डाला था? 0.822 ग्राम. हाँ, ये ठीक है, क्लियर है बच्चों. कितने वॉल्यूम में डाला था? कितने वॉल्यूम में डाला था? 300 मिली डीएम क्यूब, विच इज नथिंग बट, मतलब 300 ml, मतलब 0.3 लीटर. आप बोलोगे सर ये इतना लंबा क्यों जा रहे हो आप 0.3 लीटर तक? बिकॉज वॉल्यूम का डिफॉल्ट सेटिंग लीटर है. अभी मैं आऊंगा उस पर कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं अपन. ओके, आपको उसने बोला पाई की वैल्यू. अरे आपको उसने बोला पाई की वैल्यू कितनी दी है? 1. वन 49 mmHg दी है, उसको मैं 149/760 ATM लिख देता हूं. क्यों? क्योंकि 760 mm of Hg इज 1 एटमॉस्फेयर. अब ये आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, क्या जरूरत है? क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेयर, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये एटमॉस्फेयर में चाहिए. आप समझ रहे हो बात को? ये हमने कैसे जाना कि ये लीटर है और ये एटमॉस्फेयर में चाहिए? बिकॉज वी नो, एंड दिस आई हैव टॉट यू रिसेंटली ओनली, दैट आर की वैल्यू, आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू या तो लीटर एटमॉस्फेयर में होती है, या जूल में होती है, या फिर कैलोरी में होती है. और लीटर, यहां जूल तो है नहीं, लीटर है, एटमॉस्फेयर होगा, तो आर की वैल्यू आप क्या लोगे मुझे बताओ. ये मैं बता चुका हूं बच्चों आप लोग को. आर की 3 ऑप्शन है आपके पास. अगर जूल में है तो 8.314, लीटर एटमॉस्फेयर में है तो 0.082, और कैलोरी में है तो 2. कौन सा लूं मैं बताओ?
0.082 per mole, liter atmosphere per mole Kelvin. This is where people go wrong. Calculation is not difficult. Most of the students don't convert milli dm cube into dm cube, gadbad. Most of the students don't convert mm of Hg into atmosphere, गड़बड़. दोनों कर लिया तो R की वैल्यू 8.314 लेके आ गए, गड़बड़. Such questions are testing your presence of mind, they are not testing your knowledge. ये टेस्टिंग कि अच्छा आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं कि अच्छा ये लीटर है, ये एटमॉस्फेयर है, तो R की वैल्यू ये लेनी है, वो ये चेक कर रहा है. अच्छा, R हो गया. टेम्परेचर तो आपको उसने केल्विन में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है. केल्विन 298. क्या ढूंढने को बोला? M2 मोलार मास ढूंढने को बोला है. चलो मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आई होप सो. क्या वैल्यू थी, क्या फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू वी आर टी. यही था ना फॉर्मूला? चेक कर लो, देखो ये मार्क किया ना आपने. पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2, नीचे V ऊपर RT. M2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? W2 RT बाय पाई V. क्या ये सारी वैल्यूज दी है? बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा. 0.822 इंटू 0.082 इंटू 298 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी थी? 149 डिवाइड बाय 760 है ना. तो इसको ऊपर ले जाऊं. वॉल्यूम कितनी थी? 0.3 लीटर. क्लियर हो गया ये सबको? चलो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट. अगेन विल यूज लॉग टेबल, बट बिफोर यूजिंग द लॉग टेबल आई विल सिंप्लीफाई द होल थिंग, है ना. चलो इसको कर लेते हैं 822. कितने डेसिमल आगे लेके गया? 3. इसको कर लेते हैं 82. ये भी 3 डेसिमल आगे लेके गया. इसको 298, इसको 76, 3 और 3 6 डेसिमल आगे लेके गया था, तो -5. इस पे तो किसी को कोई सवाल नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक्चुअली मैं ऐसे ये जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं, बट आई नो मेनी ऑफ यू प्रेफर दिस मैनर और मेथड बिकॉज इसमें आपको ज्यादा डेसिमल और ज्यादा बार की कैलकुलेशंस नहीं आती. इट्स अ सिंपलिस्टिक वे ऑफ डूइंग इट. ऑफ कोर्स ये रहा 149 और ये रहा 3 इंटू 10⁻⁻1. 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा. मैं अभी यहीं पे इसको पूरा रफा दफा कर देता हूँ ना. 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, +1 बनेगा, तो ये ओवरऑल 10⁻⁻4. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. अच्छा 149 का डबल करो, कितना आता है? करके देखो. 150 का डबल 300 है, तो 149 का डबल देखो, सीधा सीधा 298. यस बच्चों, अब अगर आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन है, तो आपको इन्होंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिया है ना. कुछ बच्चे ये करने जाते हैं, इसीलिए उनकी मिस्टेक्स भी ज्यादा होती हैं और टाइम भी वेस्ट होता है. आपने देखा मैंने कैलकुलेशन कैसे किया? मैंने 149 को काटा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो बाद में 298 से कट हो जाएगा. आप समझ रहे हो, ये स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी एग्जाम में. ठीक है, तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन बचती है वो काफी सिंपल हो जाती है. हमारे पास बचता है 822. पहले एक भी ये भी देख लेते हैं ना कि कुछ और. 7 + 6 13. 76 का डबल करो, 152. 1 + 5 नहीं, कुछ भी और 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो करना ही पड़ेगा.
ओके, तो 822 इंटू 82 इंटू 152, 76 का भी डबल कर दिया मैंने, द होल थिंग अपॉन 3। सही है एकदम। इंटू 10⁻⁻⁴। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। थोड़ा मैंने कैनवस छोटा किया है ताकि मैं लिख सकूं प्रॉपर्ली। अब यहां पर आ जाता है हमारा वही घूम फिर के एंटी लॉग ऑफ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, 3 से ये कट होता है। 3 2 6, 3 2 6 22, 3 7 21 और 3 4 12, 274 आता है ना। सो 274 इंटू 82 इंटू 152, द होल थिंग इंटू 10⁻⁴। तो ये बहुत आसान हो गया यार, एंटी लॉग ऑफ। अब बिकॉज यहां पर दो अलग अलग कॉलम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, मैं ऐसे सिंपल कर रहा हूं। लॉग 274 प्लस लॉग 82 प्लस लॉग 152, द होल थिंग इंटू 10⁻⁴। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 274 का लॉग क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, 82 का लॉग क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, 152 का लॉग क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना बच्चों। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। I'll just check the log table and I have it on my phone. Log 274 का log है 4377। आपको फोन पे नहीं करना है, स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग टेबल से करना है बिकॉज एग्जाम में फोन यूज करने नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। 82 9138 and 152 1818। ठीक है, 8 plus 8 16 plus 7 23, 2 plus 1 3 plus 3 6 plus 7 13, 1 plus 8 9 plus 1 10 plus 3 13, 1 plus 1 2 plus 9 11 plus 4 15, 1 6। If I have made some mistake in calculation, please correct. अभी आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 0.5333। क्या आएगा 3.414 इंटू 10⁻⁻⁴ तो है ही, और ये वाला क्या आएगा इंटू 10⁻⁶, तो ये आ जाएगा 3.414 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा 341.4। चेक कर लो जरा आंसर क्या आ रहा है, 342। परफेक्ट है ना। अच्छा एक और चीज जो इन्होंने किया, ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाला कैलकुलेशन है कैलकुलेटर से। आपका लॉग का वैल्यू इससे कभी भी परफेक्ट मैच नहीं करेगा, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो आपका आ रहा है 341.4। क्लियर। तो सभी बच्चों इसको कॉपी कर लो अच्छे से। हाँ, लास्ट एक छोटा सा पैराग्राफ बचा है अब इस चैप्टर का, वेंट ऑफ फैक्टर। एक पैराग्राफ है, छोटा सा लास्ट का पार्ट है, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, दैट फिनिशेस आवर चैप्टर। टू बी ऑनेस्ट वेंट ऑफ फैक्टर पे आपको बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में आता है
इस बार तो मेजॉरिटी चीज़ों को कैंसिल ही कर दिया था वेंट ऑफ फैक्टर में से, डिलीटेड बोल के। आई डोंट नो आपके नेक्स्ट ईयर तक क्या होने वाला बिकॉज ऑफ द करंट कोविड सिचुएशन, बट ठीक है, विल फिनिश इट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस लास्ट पार्ट को अपन खत्म कर देंगे और फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। जो मेन बल्क था चैप्टर का, 90% चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। दैट इज सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके सारे डेरिवेशंस, उनके सारे फॉर्मूले, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेंट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व। ओके।